गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम प्रीति। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं हड़प्पन कल्चर में। जो कल्चर है उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि मालवा कल्चर के बारे में जानेंगे। बहुत सारे कल्चर, कायथा कल्चर, ये सब कल्चर के बारे में हम जान चुके हैं। अब मालवा कल्चर के बारे में जानेंगे, जोड़वे कल्चर के बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो है ना हम मौर्यन आर्ट पे चले जाएंगे। मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य काल में क्या सब आया था, उनके काल में कौन कौन से वास्तुकला बनी हुई थी, क्या सब बनी हुई थी, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। मालवा कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मालवा कल्चर। तो आइए देखते हैं मालवा कल्चर क्या कहता है। मालवा कल्चर, द मालवा कल्चर इज प्रीडोमिनेंट चालकोलिथिक कल्चर। क्या कहता है? मालवा कल्चर जो है प्रीडोमिनेंट चालकोलिथिक कल्चर है ऑफ मालवा। कहाँ का कल्चर है ये? मालवा का कल्चर है। मालवा रीजन यानी कि मालवा के क्षेत्र में मालवा का ये कल्चर है। द मेन साइट इंक्लूडेड, क्या कहता है? द मेन साइट इंक्लूडेड महेश्वर। किसमें ये इंक्लूडेड है? महेश्वर में ये इंक्लूडेड है। ऑन द रिवर नर्मदा, किस नदी पे है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। महेश्वर वाज आइडेंटिफाइड विथ द एशियंट महिष्मती। महेश्वर को जो आइडेंटिफाई किया गया था, विस्तारित किया गया था, वो किस नाम से विस्तारित किया गया था? तो महिष्मती के नाम से। ये किसमें था? ऑफ द पुराण्स। ये नाम जो निकल के आया महेश्वर से, जो महिष्मती नाम जो निकल के आया वो पुराण से ही निकल के आया। किस से निकल के आया है? तो पुराण से। तो ये कहाँ से है? पुराण से आया है। उसके बाद आया है नवदा टोली, नागदा, ईरान, ईटीसी। ये किस से आया है? तो पुराण से आया है, नवदा टोली से आया है, नगदा से आया है, ईरान से आया है। तो ये सब मालवा कल्चर जो है ये इस सब से आया है। सबसे पहले कि मालवा कल्चर इस्टेब्लिश्ड कहाँ है? तो नर्मदा नदी पे है। वो महेश्वर से आया है और ये ईरान ईटीसी में पाया गया था। द मालवा कल्चर इज डेटेड अबाउट 1900 to 1400 BCE। ये क्या कह रहा है कि इसका जो डेट है, मालवा कल्चर का जो डेट है, उसका डेट है कितना? 1900 से लेकर के 1400 ईस्वी तक है। अब आइए हम इसको हिंदी में समझते हैं। मालवा संस्कृति क्या कहता है? मालवा कल्चर। मालवा संस्कृति यानी कि मालवा कल्चर। मालवा संस्कृति मालवा क्षेत्र में एक प्रमुख ताम्रपाषाणी युगीन संस्कृति है। चालकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाणिक युगीन संस्कृति है। जो मालवा कल्चर जो आया था वो ताम्रपाषाण काल में ही आया हुआ था। इसके मुख्य स्थलों में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका जो मेन साइट है, जो भी साइट है, वो कहाँ स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। महेश्वर को पुराणों के प्राचीन महिष्मती कहे थे कि महेश्वर को जो पुराण में जो पाया गया था उसे महिष्मती के नाम से जाना जाता है। उसमें कौन कौन सा है? महिष्मती है, नवदा टोली, नागदा, एरन। तो प्राचीन पुराणों में क्या क्या आया है? प्राचीन पुराणों में आया है महिष्मती, नवदा टोली, नागदा, एरन आदि आया हुआ है। आदि के प्रमुख रूपों में पहचान किया गया। इन सब को क्या है? इन सभी नामों से मालवा को जो है, इन सभी नामों से पहचान किया गया है कि मालवा संस्कृति में क्या क्या है। मालवा संस्कृति का समय लगभग 1900 से 1400 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था।
मालवा संस्कृति का जो डेट था वो 1400 से लेकर के 1900 ईस्वी निर्धारित किया गया था, माना गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम जोड़वे कल्चर। किसके बारे में पढ़ेंगे? जोड़वे कल्चर वीवीआई है। जोड़वे कल्चर, द जोड़वे कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ महाराष्ट्र। क्या कहता है? जोड़वे कल्चर भी जो है वो चालकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण कालीन की ही कल्चर है। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह एक महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। द अर्ली फेस ऑफ जोड़वे कल्चर, जोड़वे कल्चर इज डेटेड अबाउट, अब इसका भी डेटेड अबाउट, इसका भी डेट जो है जोड़वे कल्चर का भी जो डेट है वो कब से कब तक है? तो उसका डेट है 1400 से लेकर 1000 BC है, यानी कि 1400 to 100 BCE। इसका जो कल्चर है 1400 to 100 BCE। द कल्चर वाज डिस्कवर्ड इन 1950। जो इस कल्चर को, जोड़वे कल्चर को कब खोजा गया था? जोड़वे कल्चर को 1950 ईस्वी में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1950। द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ जोड़वे कल्चर इंक्लूडेड। अब जोड़वे कल्चर में क्या सब इंक्लूडेड है, कौन कौन सी जगह इंक्लूडेड है उसके बारे में जानते हैं हम। उसमें इंक्लूडेड है इनाम गांव। क्या है? इनाम गांव इन भीमा वैली। ये किस वैली पर है? नदी घाटी पर है। तो वैली मीन्स घाटी होता है, ये भीमा घाटी पे है। भीमा वैली किस पे है? भीमा वैली पे। अच्छा, हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जोड़वे कल्चर किस वैली पे है? तो हम बोलेंगे कि वो भीमा वैली पर है। प्रकाश इन द तापी वैली, और कहाँ कहाँ है? प्रकाश में है और तापी वैली में है। किस वैली पे है? तापी वैली पे भी है। दायमाबाद इन द पड़ावड़ा किस पे है? दायमाबाद इन द पड़ावड़ा गोदावरी वैली। किस पे है? गोदावरी वैली पे है। ETC, गोदावरी वैली ETC। अब कहता है, हिंदी में समझते हैं कि जोड़वी संस्कृति, किस संस्कृति की बात हो रही है यहाँ पे? जोड़वी संस्कृति की। किस संस्कृति की बात हो रही है? जोड़वी संस्कृति। जोड़वी संस्कृति महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण यानी कि चालकोलिथिक संस्कृतियों में से एक है। किस संस्कृतियों में से एक है? चालकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में से एक है। जोड़वे संस्कृति के प्रारंभिक चरण का समय लगभग, जो जोड़वे संस्कृति का जो फर्स्ट टाइम था लगभग कब से कब तक था? 1400 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व BCE, बिफोर क्राइस्ट ईस्ट था, निर्धारित किया गया था। इस संस्कृति की खोज कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। जोड़वी संस्कृति की खोज कब की गई थी? तो 1950 ईस्वी में की गई थी। जोड़वी संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्रों में जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट साइट था उनमें भीमा घाटी में इनाम गांव। भीमा घाटी में कौन सा गांव? इनाम गांव। तापी घाटी में प्रकाश। भीमा घाटी में इनाम गांव, तापी घाटी में प्रकाश और पड़ावड़ा गोदावरी घाटी में। और पड़ावड़ा का जो गोदावरी घाटी था उसमें दायमाबाद आदि शामिल थे। क्या शामिल थे उसमें?
दायमावाद शामिल थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पुरनोई थंबावर्णी या तंबावर्णी सिविलाइजेशन, किसके बारे में पढ़ेंगे? पुरनोई थंबावर्णी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। द पुरुनल क्या कहता है? द पुरुनल यानी कि पुरनोई को ही पुरुनल कहा जाता है। और थंबावर्णी क्या कहता है? थामीवर्णी। रिवर इज मेंशन एनी टाइम इन संगम लिटरेचर। ये किस साहित्य से जुड़ा हुआ है? लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य, ये संगम साहित्य से जुड़ा हुआ है। कौन सा तप्पा है? द पुरनोई रिवर इज अ पेरिनियल रिवर। किस रिवर पर है? पेरिनियल रिवर पर है। पेरिनियल रिवर किस रिवर पर? पेरिनियल रिवर पर है। द तमिलनाडु ऑफ तमिलनाडु, ये किस राज्य में है? द तमिलनाडु में। एंड फाइन प्लेस इज तोलकापन्नियम, किस पे है यह? तोलकापन्नियम। एंड पुरानानुरुई पे है। किस पे है ये? तोलकापन्नियम और पुरानानुरुई में है। पुरानानुरुई। द रिवर मीट्स द गल्फ ऑफ मन्नार, ये किस गल्फ खाड़ी में मिलता है? तो ये मन्नार की खाड़ी में जाके मिलता है। ठीक है। एट द लोकेशन ऑफ कोरकाई, कहाँ पे है? कोरकाई पोर्ट। ये किस लोकेशन पे है? तो कोरकाई पोर्ट पे है। कोरकाई वॉज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ पांडे किंगडम। जो ये पुरनोई जो था वो किस किंगडम का सबसे इम्पोर्टेंट साइट था? सेंटर था, पोर्ट था, बंदरगाह था? तो पांडे का था। किस का था? पांडे साम्राज्य का था। एंड फेमस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ यहाँ पे पर्ल्स, क्या है? पर्ल्स। पर्ल्स मीन्स होता है यहाँ पे मोती। पर्ल्स मीन्स होता है मोती। ये किसके लिए विख्यात था? मोती के लिए। किसके लिए? मोती के लिए। पर्ल्स, पर्ल्स मीन्स होता है मोती। जो पांडे का साम्राज्य था, जो समय आया था पुरनोई, तो वो था पांडे साम्राज्य के लिए फेमस बंदरगाह था। और वो किस चीज़ के एक्सपोर्ट के लिए, किस चीज़ के लिए फेमस था? तो वो था मोती एक्सपोर्ट करने के लिए। मोती एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम पांडे साम्राज्य में होता था, जो कि बहुत ही फेमस था। अब हम इसे हिंदी में समझते हैं पुरनोई, जिसे हम ताम्रपर्णी सभ्यता भी कहते हैं। पुरनोई को क्या कहते हैं? ताम्रपर्णी या थंबावर्णी सभ्यता भी कहते हैं। पुरनोई या ताम्रपर्णी नदी का उल्लेख संगम साहित्य में कई बार किया गया था। यहाँ भी बताएं कि संगम लिटरेचर में हुआ था, कई बार किया गया था। पुरनोई नदी तमिलनाडु की एक बारहमासी नदी है। पुरनोई नदी जो है, जो तमिलनाडु की एक बारहमासी नदी है। मतलब कि बारहमासी मतलब होता है कि इसमें सालों भर पानी रहता है, कभी ये नदी सूखती नहीं है, तो इसे हम बारहमासी नदी कहते हैं। और इसे लोकापियम और पुरानानुरु, इसे क्या कहते हैं? पहले भी बता चुके हैं। पुरानानुरु में स्थान मिला है। कहाँ इसका स्थान मिला है? पुरानानुरु में। पुरानानुरु में इसका स्थान मिला है। ठीक है। यह नदी मन्नार की खाड़ी में कोरकोई, किस पे है? मन्नार की खाड़ी में कोरकाई बंदरगाह के स्थान पर मिलती है।
किस स्थान पर मिलती है? तो ये कोडकाई के बंदरगाह स्थान पर मिलती है। कौन सी सभ्यता ताम्रपर्णी सभ्यता या पुरनोई सभ्यता? हमें ये भी दिया जाएगा कि पुरनोई सभ्यता किस साम्राज्य के लिए फेमस था? तो ये पांड्य साम्राज्य के लिए फेमस था। या यह किस स्थान पे मिला था? तो यह मिला था हमें कोडकाई स्थान पे मिला था। यह स्थान कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। किस स्थान पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है। और यह मन्नार की खाड़ी में है। कहाँ पे है? यह मन्नार की खाड़ी में बंदरगाह मिलती है। कोडकाई पांड्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। किस साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो पांड्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था और मोतियों के निर्यात के लिए सब प्रसिद्ध था। पहले भी बताएं, वहाँ पे मोती का जो होता है एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये किसके बारे में हम जाने? तो ताम्रपर्णी सभ्यता के बारे में, ताम्रपर्णी सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम पुरनोई में ही हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस से कब तक किस सप्ताह, इसमें क्या सब मिला था, कितने ईस्वी की ये बात है। तो ये कह रहा है क्या? पुरनोई सभ्यता कह रहा है कार्बन डेटिंग एनालिसिस हैज़ बीन डन फॉर राइस। किसके लिए है? डन फॉर राइस एंड सॉइल। इस सप्ताह में क्या क्या मिला था? चावल और मिट्टी मिली हुई थी। इन शिवकलाई, सॉइल फाउंड इन शिवकलाई इन थुथुकुंडी। क्या मिल रहा है? वो जगह कौन कौन सा है? शिवकलाई, शिवकलाई जगह का नाम याद कर लीजिए। वो जगह है शिवकलाई। थुथुकुडी क्या है? थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यह किस राज्य में का जिला है? यह तमिलनाडु का जिला है। ठीक है। द बीटा एनालिटिक क्या कहा? द बीटा एनालिटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी इन मियामी। जो लेबोरेटरी में इस मिट्टी और चावल को टेस्टिंग किया गया था उसका नाम था मियामी। क्या नाम था? मियामी। एंड इट हैज़ बीन फाउंड द राइस एंड सॉइल। इसमें जो चावल और मिट्टी पाए गए थे आर डेटेड बैक टू, वो डेटेड बैक टू मतलब बहुत पीछे से 1155। कब से कब तक का है? 1155 BCE। They were nearly 3200 क्या करा? 3200 ईयर ओल्ड। क्या करा? 32 ईयर्स ओल्ड। यानी कि ये जो है 1155 के पुराने से भी पुरानी, यानी कि 3200 साल पुराने साक्ष्य है। देखिए कहता है थुथुकुडी जिले के शिवालिक शिवकलाई। थुथुकुडी जिले की शिवकलाई में पाए गए चावल और मिट्टी का कार्बन डेटिंग विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया। तो ये क्या था? मियामी की बीटा एनालिटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये मियामी के बीटा एनालिटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी में किया गया था और यह पाया गया कि टेस्ट करने के बाद पाया गया कि यह चावल और मिट्टी जो है 1100 ईसा पूर्व के हैं। चावल और मिट्टी जब टेस्ट किया गया तो उसमें पाया गया कि चावल और मिट्टी जो है 1155 ईसा पूर्व है। 1155 ईसा पूर्व है।
यानी वे लगभग 3200 साल पुराना है। ये जो चावल और मिट्टी मिला है ये कितने साल पुराने हैं? तो 3200 साल पुराना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? वो तो हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर का जो था वो एंड हो गया, अब वहाँ से वो क्लास समाप्त हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से आर्ट आए, आर्किटेक्चर आए, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, वो एक महान साम्राज्य थे, महान राजा थे जिन्होंने बहुत से धर्म, सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। आइए हम जानते हैं सब कैसे कैसे क्या हुआ था। तो कहता है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, किसके बारे में हम पढ़ेंगे? मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। विथ द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म, क्या कहता है? एंड जैनिज्म, किस किस के बारे में पढ़ना है इसमें? बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। विच वेयर पार्ट ऑफ द श्रमणा, यानी श्रमण, ये किसका पार्ट है? श्रमण का पार्ट है। ट्रेडिशन, द रिलीजियस एंड सोशल सिनेरियो, सोशल सिनेरियो ऑफ द गंगेटिक वैली, किसके बारे में पढ़ेंगे? अब यहाँ से जो मौर्य साम्राज्य जब स्टार्ट होता है तो गंगा के मैदान से स्टार्ट हो जाता है। गंगेटिक वैली यानी कि गंगा की घाटी से वो स्टार्ट हो जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य जो मगध के साम्राज्य थे वो बहुत ही समृद्ध थे, बिकॉज़ यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी गंगा किनारे होने की वजह से, और ये और भी ज़्यादा ये उपजाऊ थी। बिगिन टू अंडरगो चेंज एज बोथ द रिलीजियंस, क्या कहता? बहुत सारे धर्म को चेंज किए। वेयर अपोज्ड टू द वर्ण एंड जाति सिस्टम ऑफ द वैदिक एज, उसमें क्या था? वर्ण और जाति का भेदभाव था, जो कि वह कब से आ रहा था? वो वैदिक एज से ही आ रहा था, जिसके वो क्या थे? मौर्य साम्राज्य घोर विरोधी थे, उसके वो विरोध करते थे। द पेट्रोनाइज, क्या कहता है? पेट्रोनाइज ऑफ द तरिया रूलेक्स, यानी कि यहाँ रूलेक्स नहीं होगा, रूल्स होगा। RULES होगा, रूल्स। Who had gone very, क्या कहता? Who had gone very of ब्राह्मणिकल सुपरमेसी, कौन सी सुपरमेसी? ब्राह्मणिकल सुपरमेसी। अब आइए हम हिंदी में समझते हैं क्या कहता है। मौर्य कला और वास्तुकला, मौर्य कला और वास्तुकला के बारे में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के समय में वास्तुकला क्या सवाई थी। तो सबसे पहले है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आवागमन के साथ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही आए थे, जो श्रमण परंपरा के हिस्सा थे, जो श्रमण परंपरा के हिस्सा थे। गंगा घाटी की धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य में, गंगा घाटी का जो धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य था उसमें बदलाव आने लगा था, बदलने लगा। चूँकि दोनों धर्म वैदिक युग की वर्ण और जाति व्यवस्था के विरोधी थे। पहले ही बताएं कि मौर्य साम्राज्य में जो थे बौद्ध और जैनिज्म जो आए थे वो क्या थे? जाति और वर्ण को लेकर के, धर्म को लेकर के मतलब बहुत विरोध करते थे, विरोधी थे, वो जाति और धर्म को नहीं मानते थे।
इसीलिए उन्हें उन क्षेत्रीय शासकों का संरक्षण मिला। किसका संरक्षण मिला? तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को जो संरक्षण दिया, किसने दिया था? वो मौर्य साम्राज्य दिए थे, जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के थक चुके थे, जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से थक चुके थे। उसमें जो था ब्राह्मणवादी का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था, जो कि मौर्य साम्राज्य के समय में जो थे बौद्ध धर्म या जैन धर्म थे, तो बहुत थक चुके थे, बहुत उसके विरोधी थे। आगे हम बढ़ते हैं, क्या कहता है, देखिए आगे ये क्या कहता है। As the Mauryas established their power, मौर्य का जो पावर था, a clear demarcation can be seen of architecture, क्या कहता है? demarcation seen of architecture and sculpture development under state पैट्रोनाइज, क्या कहता है? अंडर स्टेट पैट्रोनाइज। उस समय जो था ना, जो स्कल्पचर वास्तुकला में मूर्ति कला, भवन बनाना, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस था। मौर्य साम्राज्य जो थे वो धार्मिक, राजनीतिक सभी वास्तुकला में विशेष ध्यान देते थे, ज़्यादा ध्यान देते थे। एंड दोज डाइट वेयर डेवलप्ड by individual initiative thus Mauryan art can be classified as follow, क्या कहता है कि जो मौर्यन आर्ट किस किस भाग में बटे, उस सब का हम क्लासीफाई करेंगे, बताएंगे उन सब के बारे में आगे क्या क्या सब है। तो आइए देखते, कहते जैसे ही मौर्य ने अपनी शक्ति स्थापित की, मौर्य साम्राज्य जैसे ही अपना शक्ति स्थापित किया, उस समय वास्तुकला और मूर्तिकला में स्पष्ट सीमांकन देखा जा सकता था। और उस समय का जो वास्तुकला और मूर्तिकला था, उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि मौर्य साम्राज्य में क्या क्या बदलाव आए थे, जो राज संरक्षण के तहत विकसित हुई, जो राज को संरक्षण करने के लिए क्या हुआ था, विकसित हुआ था, और जो व्यक्तिगत पहल पर विकसित हुई थी। और इसमें एक चीज़ और था कि जो व्यक्तिगत शासन जो था उस पर भी बहुत ज़्यादा पहल हुई थी। इस प्रकार मौर्य कला निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मौर्य कला को बहुत सारे रूप में वर्गीकृत बांट सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए किस किस में हम उसे बांट सकते हैं, उसको हम पहले बांटते हैं। देखिए क्या करा, कोर्ट आर्ट, क्या कहता है? कोर्ट आर्ट। पहले मौर्यन आर्ट को देखते हैं। मौर्यन आर्ट जो है सो दो पार्ट में बटे हुए थे, कोर्ट आर्ट, कोर्ट, और एक था पॉपुलर आर्ट, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूटिव। एक था कोर्ट आर्ट, एक था पॉपुलर आर्ट। मौर्यन आर्ट में दो पार्ट थे, जिसमें एक कोर्ट आर्ट था, एक पॉपुलर आर्ट था। तो कोर्ट आर्ट में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। कोर्ट आर्ट में हमें पढ़ना है किस किस के बारे में, प्लेस के बारे में, यानी कि स्थान, महल। उसके बाद पढ़ना है पिलर्स, उसके बाद पढ़ना है स्तूपा, उसके बाद पढ़ना है, अब इसके बाद देखिए ये तो हो गया कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट में हमें तीन चीज़ पढ़नी है। कोर्ट आर्ट में हमें तीन चीज़ पढ़नी है, कौन कौन? प्लेस पढ़ना है, पिलर्स पढ़ना है, स्तूपा पढ़ना है। और पॉपुलर आर्ट में हमें क्या पढ़ना है? तो पॉपुलर आर्ट में हमें पढ़ना है केव, पटरीज और स्कल्पचर्स। किस किस के बारे में पढ़ना है? स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ देखिए हिंदी में बताया गया है कि मौर्य आर्ट दो पार्ट में बटे हुए हैं। किस पार्ट में बटे हुए हैं? दो पार्ट में।
एक पार्ट है कोर्ट आर्ट, कोर्ट की पहल। दूसरी है लोकप्रिय कला, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कला थी उसके बारे में या व्यक्तिगत पहल। तो देखिए कोर्ट आर्ट में हमें क्या सब पढ़ना है। कोर्ट आर्ट में पढ़ना है महल, प्लेस, पिलर, खंबे, स्तूपा, स्तूप के बारे में पढ़ना है। क्योंकि आपको बता दें मौर्य आर्ट में स्तूप का सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ था और वो स्तूप था कि बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया था। गुफाओं में भी बनाए गए थे, पहाड़ों पे बनाए गए थे, इस सब पे बनाए गए थे। अब देखिए लोकप्रिय में है गुफा, केव के बारे में पढ़ना है। फिर मिट्टी के बर्तन के बारे में पढ़ना है। फिर मूर्तियों के बारे में हमें इस सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि मॉडर्न आर्ट में क्या सब हुआ था। अब देखिए मॉडर्न आर्ट में सबसे पहले बताया गया था कि कोर्ट आर्ट। किस आर्ट के बारे में बात किया गया था? तो कोर्ट आर्ट के बारे में बात किया गया था। तो कोर्ट आर्ट क्या है? देखिए किस आर्ट के बारे में पढ़ेंगे? कोर्ट आर्ट। द मौर्यन रूलर्स कमीशंस ए लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल, क्या कहता है, जो मतलब मॉडर्न आर्ट का जो कमीशंस था वो बहुत बड़े आर्किटेक्चर में था। वर्क्स फ्रॉम पॉलिटिकल, किस किस में काम किया गया था? पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजन। देखिए सामाजिक, धार्मिक सभी पे वर्क किया गया था। These works are referred to as court art। किस आर्ट में रेफर किया गया था? तो कोर्ट आर्ट। देखिए कोर्ट आर्ट क्या कहलाता है? कोर्ट आर्ट मौर्य शासक ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों कारणों से बड़ी संख्या में, पहले भी बताए थे राजनीतिक और धार्मिक दोनों कारण। धार्मिक में मतलब बौद्ध भगवान के लिए स्तूप बनाए थे, उनको बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए विहार बनाए हुए थे, बहुत सारा कुछ बनाए हुए थे, उस सब के बारे में जैसे धार्मिक आ गया। राजनीतिक, उनका जो राजनीतिक शासन जो था वो बहुत ही वेल था, बहुत ही अच्छा था। और वस्तु शिल्प कार्यों के निर्माण कराया था, जो कि वस्तु शिल्प कार्यों का भी निर्माण कराया था। इन कार्यों को कोर्ट कला कहा जाता है। ये सभी जितने भी कार्य हुए इन सब कार्यों को क्या कहा जाता है? तो कोर्ट कला कहा जाता है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या सब है कि किस किस के बारे में हमें पढ़ना है। कोर्ट आर्ट के बारे में तो हम पढ़ लिए, अब हमें आगे पढ़ना है प्लेस के बारे में। कोर्ट आर्ट में किसके बारे में? पहले प्लेस के बारे में दिया गया है, तो प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहता? द मौर्यन एम्पायर वाज द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर। क्या था कि मौर्य आर्ट जो था, मौर्य का जो पावर था, शक्तिशाली जो थे, वो सबसे पहले पावरफुल थे। वो सबसे पहले पावरफुल साम्राज्य थे, एम्पायर थे। टू कम टू पावर इन इंडिया, जो भारत में आए हुए थे। द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, इसका जो राजधानी था पाटलिपुत्र, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है। एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट एट कुम्हरार, क्या कहता है? इसका जो आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ है? कुम्हरार। और कुम्हरार कहाँ है? तो पटना में। और पटना का ही पहले का नाम क्या था? पाटलिपुत्र, जो अब बदल के क्या हुआ है? पटना। वो भी कुम्हरार में कहाँ है? बुलंदी बाग। बुलंदी बाग नियर पाटलिपुत्र, क्या बुलंदी पाटलिपुत्र के पास है बुलंदी बाग, कुम्हरार। वहाँ से जो सब अवशेष मिले हैं, सबसे पहले तो कुम्हरार से एक लकड़ी का महल मिला था, जो मौर्य साम्राज्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। वो मौर्य साम्राज्य लकड़ी के ही महल में रहा करते थे। तो वो कहाँ से मिला था? तो वो हमें
कुम्हरार से ही मिला था। कुम्हरार कहाँ? तो पटना में है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट पटना इन बिहार, पाटलिपुत्रा प्रेजेंट पटना इन बिहार। पटना इन बिहार, पटना में बिहार में है। बिहार वेयर एक्सकेवेटेड विच रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर, क्या कहता है? स्प्लेंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। कौन सी एम्पायर की बात हो रही? तो मौर्यन एम्पायर। एक्सकेवेटेड पाटलिपुत्रा कैपिटल shows Greek influence in the Indian art. At Kumrar, the remains of a palace have been excavated. ये कहाँ पे खोजा गया था? एक्सकेवेटेड मीन्स होता है खोजना। कहाँ पे खोजा गया था? कुम्हरार। जगह का क्या नाम है? कुम्हरार में खोजा गया था। द प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, क्या कहता है? किसका प्लेस था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्लेस था। Was inspired by the Achaemenid place at Persepolis in Iran। यह पर्सिपोलिस कहाँ है? ईरान में है। अब देखिए हम हिंदी में समझते हैं क्या कहता है। तो महल, प्लेस के बारे में जानेंगे। कोर्ट आर्ट में किसके बारे में जानेंगे? प्लेस के बारे में। प्लेस, मौर्य साम्राज्य भारत में सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। पहले भी बता दिए कि वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, जो अपनी सत्ता में आए थे, पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। पाटलिपुत्रा में राजधानी और पाटलिपुत्रा की राजधानी में पाटलिपुत्रा जो वर्तमान में पटना है। पहले भी बताएं कि पाटलिपुत्रा जो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा, वो वर्तमान में कहाँ क्या हो गया है? तो पटना। पटना कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार के पास कुम्हरार और बुलंदी बाग में स्थित पुरातात्विक स्थलों की खुदाई की गई थी। जो कुम्हरार है ना, बुलंदी बाग में, कुम्हरार पटना में जो है ना, वहाँ पे पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी। अब खुदाई करने के बाद क्या मिलता है? तो जो मौर्य साम्राज्य की भव्यता को दर्शाते हैं। जब उसको खुदाई किया गया था ना, तो मौर्य साम्राज्य की भव्यता, उनके भव्य महल को दर्शाता है। उत्खनित पाटलिपुत्रा की राजधानी भारतीय कला में यूनानी प्रभावों को दर्शाती है। किस प्रभाव को दर्शाती है? यह यूनानी प्रभाव को दर्शाती है। कुम्हरार में एक महल के अवशेष खुदाई की गई है। जब वो कुम्हरार में मतलब खुदाई की गई थी ना, तो वहाँ पे मौर्य साम्राज्य का महल मिला था, जो कि लकड़ी का बना हुआ था। वो आगे हम बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान के पर्सिपोलिस, कहाँ के महल जो थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल थे वो कहाँ के थे? ईरान के। ईरान में किस जगह? तो पर्सिपोलिस में स्थित हखामनी। कहाँ है स्थित? हखामनी। क्या हखामनी मतलब एकेमेनिड में स्थित थे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो पहले भी बताए थे कि वो जो महल जो मिला था कुम्हरार में, वो महल किसकी थी? तो लकड़ी की थी। देखिए उस पर क्या कहता, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है वुड वाज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल्स, जो कि लकड़ी के मटेरियल से बने हुए थे। मेगास्थनीज डिस्क्राइब द प्लेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। वो जो थे मौर्य साम्राज्य के मेगास्थनीज जो थे, उनके बुक से मिला है, उनसे मिला है कि ये जो साम्राज्य था, ये जो महल थे, वो लकड़ी के बने हुए थे और वो पूरा मानवीय कीर्तिकला पे बनी हुई थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि लकड़ी मुख्य निर्माण सामग्री थी। इसका जो मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? लकड़ी थी। मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज ने महल को मानव जाति की महानतम कृतियों में से एक बताया। पहले भी बताए थे कि मानव जाति के बारे में बताया है, तो उसमें से जो महान नवीनतम कृतियों में से एक बताया था। किसके बारे में? तो मानव जाति के बारे में बताया गया था। अब देखिए क्या कहता है। सिमिलरली अशोकास प्लेस एट कुम्हरार वाज मैसिव स्ट्रक्चर। इट हैड अ हाई सेंट्रल पिलर and was a 3 story wooden। क्या कहता है? 3 स्टोरी वुडन में यह थी। Structure the place was where decorated with carvings and sculpture। यह किस किस से डेकोरेट किया गया था? तो कार्विंग, स्कल्पचर, इन सब से ये डेकोरेट किया गया था। इसी तरह कहा जाता है कि इसी तरह कुम्हरार में अशोक का महल एक विशाल संरचना थी। कुम्हरार में जो अशोक का जो महल था, मौर्य साम्राज्य का जो महल था, एक विशाल संरचना थी। इसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ भी था। मतलब इसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था जो कि सारनाथ का स्तंभ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यह एक 3 मंजिला लकड़ी की संरचना थी। कितनी मंजिल की महल थी? वो 3 मंजिल की महल थी। वो भी किसकी बनी हुई थी? तो लकड़ी की। महल की दीवारों को नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया था। किससे सजाया गया था? महल की दीवारों को मूर्तियों से सजाया गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है साइट ऑफ प्लेस ऑफ कुम्हरार। उस ज़माने में ये साइट जो है ना कुम्हरार का, इस तरह से दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब हम ये सब कुछ पढ़ दिए। ठीक है, तो ये है कुम्हरार का साइट। उस ज़माने में कुम्हरार का साइट ऐसा दिखता था, लेकिन अब बहुत बदल चुका है, वैसा नहीं है। ओके, आई होप कि आपको मेरी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।